नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैल। सेबी ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं और इन बदलावों का असर अब लिक्विड फंड्स पर भी हो रहा है। जी हां, ऐसे में क्या लिक्विड फंड्स में निवेश करने की अभी भी सलाह रहेगी या फिर किसी और फंड का रुख किया जाए? अगर लिक्विड फंड नहीं तो फिर किसमें निवेश किया जाए और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी जी जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। तो चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि अगर आप हमारे से अपने इस शो के दौरान जो है कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। आप ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए अपने सवाल जो है हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये शो जो है इस वक्त लाइव है, वहां पर आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल भेजिए हमें। अगले आधे घंटे तक हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल किया जाए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हेमंत जी, सबसे पहले जरा दर्शकों को ये समझाइए कि आखिरकार सेबी ने क्या क्या जो है अपने नियमों में बदलाव किए हैं। देखिए, मार्च 2019 में सेबी ने कुछ चेंजेस किए थे डेट फंड्स के बारे में, और वो जो चेंजेस हैं वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और लिक्विड फंड पे भी लागू होते हैं। तो चेंज ये था कि पहले क्या हो रहा था कि जो भी सिक्योरिटीज़ थी जिनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन 60 डेज या उससे ज़्यादा थी, उसको मार्क टू मार्केट किया जाता था, यानी जो उसकी सही वैल्यूएशन है वो होती थी। और जो 60 डेज के जो कम मैच्योरिटी वाली जो सिक्योरिटीज़ थी उनकी वैल्यूएशन जो है वो एक अमोर्टाइजेशन बेसिस पे हुआ करती थी, जो बेसिकली मोर ऑफ एन अकाउंटिंग वैल्यूएशन कह सकते हैं उसको। तो अब जो बदलाव सेबी ने किया है उसके अनुसार जो भी सिक्योरिटी अब डेट फंड में इंक्लूडिंग लिक्विड फंड में जिनकी मैच्योरिटी 30 दिन से ज़्यादा होगी, उनको 60 दिन की बजाय उसको घटा के 30 दिन कर दिया गया है, उनको मार्क टू मार्केट किया जाएगा। और 30 दिन के जो कम वाली मैच्योरिटी ड्यूरेशन की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको अमोर्टाइजेशन बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाएगा। तो पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। M2M तो बहुत क्लियर है कि मार्क टू मार्केट मतलब जो मार्केट वैल्यूएशन है। अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं उसको, कि मान लीजिए किसी फंड मैनेजर ने कोई सिक्योरिटी को खरीदा 98 रुपीज़ 50 पैसे में, जिसकी मैच्योरिटी जो है 60 दिन के बाद है, तो उनको करीब जिसमें 100 रुपया मिलेगा उनको, और 1.5 रुपया मतलब कमाएंगे वो अगले 60 दिनों में। तो हर दिन 2.5 पैसा यानी 2.5 पैसा जो है वैल्यूएशन में ऐड होता है। तो इस तरह से वो एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। सेबी का ये मानना है कि जब हम इस तरह से वैल्यूएशन करते हैं तो कुछ पार्ट का कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा करें तो शायद जो NAV है वो सही वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो NAV है लिक्विड फंड की वो सही वैल्यूएशन इंश्योर करे और उसके नज़दीक हो, इसके लिए बदलाव किया गया है। तो जैसा मैंने कहा, अभी 30 दिन की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें अमोर्टाइजेशन बेसिस पे होगा और 30 दिन के ज़्यादा जो हैं उनके ऊपर मार्क टू मार्केट होगा। तो क्लियरली हम देखेंगे कि शायद 30 दिन के ऊपर की जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन 30 दिन के नीचे की जो है उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये तो आपने समझ लिया कि आखिरकार बदलाव क्या हुआ है, लेकिन कैसे जो है आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो हेमंत जी, ये भी ज़रा समझाइए कि आखिरकार जिन जिन लोगों के पास लिक्विड फंड्स हैं या फिर लिक्विड फंड्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन पर इसका जो है किस तरह से असर देखने को मिल सकता है। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसा मैंने कहा, जो बदलाव है अगर देखा जाए तो पहली बात तो हम समझते हैं कि किस तरह से ये बदलाव का असर जो है लिक्विड फंड पे पड़ेगा। अगर आप एक एनालिसिस करें लिक्विड फंड की अभी, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आधे जो फंड्स हैं, हालांकि ये मैं बता दूं कि डेफिनेशन के हिसाब से जो लिक्विड फंड है उनकी मैच्योरिटी जो है 91 डेज तक हो सकती है, लेकिन अगर हम एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 45-50% जो फंड्स हैं लिक्विड फंड मार्केट में, उनकी जो मैच्योरिटी है वो 30-35 दिन की है। तो उन फंड्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो फंड है जिनकी मैच्योरिटी 50 से 70 या ऐसे कुछ ड्यूरेशन की होगी, मुझे लगता है कि वो अपनी ड्यूरेशन को कम करेंगे ताकि वो कम वॉलेटाइल हो और उसको 30 डेज में लाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप मैच्योरिटी ड्यूरेशन को घटाएंगे, थोड़ा रिटर्न के ऊपर उसका असर पड़ेगा उन फंड्स का जहाँ पे मैच्योरिटी जो है अभी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझने की ज़रूरत है कि पिछले 2 जो क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू RBI के हुए हैं उसमें 2 बार रेट कट हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट ईच, मतलब 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट हुआ है, और ऐसा लगता है कि आगे जाके एक रेट कट और हो सकता है। तो ऐसे माहौल में वैसे भी लिक्विड फंड के रिटर्न थोड़े कम हो गए हैं या होने वाले हैं और आगे जाके। बट ये जो रिजल्ट है, जो इम्पैक्ट अभी जो आएगा इसका, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे फंड्स में ऑलरेडी मैच्योरिटी जो है वो 30 डेज़ की है, तो और उनके ऊपर वैल्यूएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो जहाँ मैच्योरिटी ज़्यादा है उन फंड्स पर जो है कुछ असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, और वैसे भी रेट कट होने की वजह से कुछ असर जो है वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन हेमंत जी, अगर लिक्विड फंड्स ना लें तो फिर और क्या क्या विकल्प हैं हमारे पास?
देखिए, विकल्प तो और भी हैं। अभी हम जैसे जब सेबी ने कैटेगराइज और रैशनलाइजेशन के जो स्कीम को किया था, उसमें अगर हम 1 साल के मैच्योरिटी तक की बात करें, मान लीजिए मेरा टाइम हॉराइजन अगर 1 साल है, तो मेरे पास 3 या 4 ऑप्शंस हैं। डेट फंड्स की अगर पहले हम बात करें तो ओवरनाइट फंड है, मनी मार्केट फंड है, लिक्विड फंड है। जैसा मैंने पहले कहा कि इनकी मैच्योरिटी जो है वो 91 डेज तक होनी चाहिए। उसके बाद एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी जो है, पोर्टफोलियो मैच्योरिटी 3 से 6 महीने तक होनी चाहिए। और उसके बाद लो ड्यूरेशन फंड है जिनकी 6 महीने से 12 महीने तक। तो लेकिन अगर हम जैसे लो ड्यूरेशन फंड की बात करें या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करें, तो जाहिर सी बात है क्योंकि उनकी मैच्योरिटी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा है, आपको वहाँ लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है, वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको ये समझना है कि आप जब लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्लियरली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप चाहते हो कि कुछ दिनों के लिए मुझे पैसा पार्क करना है, हो सकता है आप उसको पैसे की ज़रूरत हो या आपको उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि उसमें कुछ वॉलेटिलिटी हो, तो मुझे लगता है लिक्विड फंड अभी भी एक सही ऑप्शन है। उसी में रहना चाहिए, उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे भी ये रेट कट होने के बाद भी अगर हम बेसिकली कंपेयर करें, मान लीजिए उसको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से या सेविंग बैंक से, तो अभी भी मुझे लगता है लिक्विड फंड जो है बेहतर रिटर्न देंगे। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि इन्वेस्टर्स जो है लिक्विड फंड में पैसा लगाते हैं। हालांकि आइडियली इसके अंदर 3 महीने का पैसा होना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार हमने देखा है कि लंबा पैसा 1 साल, कभी कभी 1.5 साल का पैसा भी लिक्विड फंड में रहता है। अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि ये पैसे की ज़रूरत आपको 1 या 1.5 साल नहीं है, तो जैसा मैंने कहा 2 कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बताई डेट फंड में वो। लेकिन अगर आप मान लीजिए हायर टैक्स ब्रैकेट में 20% या 30%, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। वो ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड। ये आर्बिट्राज फंड जो है बेसिकली इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। इनमें ओपन पोजीशन नहीं होती है। ये एक्चुअली जैसा आर्बिट्राज के नाम से पता चलता है, ये कैश मार्केट और जो फ्यूचर मार्केट का जो आर्बिट्राज है उसका फ़ायदा उठा के ये रिटर्न जनरेट करते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी फंड की है। तो फ़र्क समझ लेते हैं कि 1 साल तक अगर आप पैसा रखते हो, उससे पहले निकालते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जहाँ पे आपको 15% टैक्स देना है। इसके मुकाबले में डेट फंड में अगर आप 20 या 30% में हो तो आपको 20 और 30% का टैक्स देना है। और 1 साल के बाद निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10%, जबकि डेट फंड जो है इंक्लूडिंग लिक्विड फंड 3 साल तक जो भी गेन होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो, अगर आपका होराइजन थोड़ा सा लंबा है, तो आप आर्बिट्राज फंड को देख सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि सिर्फ डेट फंड में, तो अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी को आप सहन कर सकते हो तो फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लो ड्यूरेशन। लेकिन अगर सिर्फ पर्पस ये है कि शॉर्ट टर्म में पार्किंग करना है, तो लिक्विड फंड मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है और उसी ऑप्शन को ही कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जो है केवल पार्क करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड्स अभी भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जैसे कि हेमंत जी ने भी बताया, और लंबे समय के लिए थोड़ा सा जो है वो फंड चुनना चाहते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप आर्बिट्राज फंड को ही चुनें। खैर, इस बीच में हमारे साथ हेमंत जी कॉलर भी जुड़ गए हैं। पहले उनके पास चलते हैं, फिर उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ गगन गोयल जुड़े हैं। गगन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। सर, ऐसा है मैम, मेरी एज है 35। आपके पास मेरा डाटा आ गया होगा। मेरी एज है 35। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड करंटली जो मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बता देता हूँ। एक तो मेरे पास एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी है जिसमें मैं 5000 पर मंथ पे कर रहा हूँ, सिर्फ लगाई हुई है मैंने, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास 1 CR का टर्म प्लान है और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। और मेरे 3 गोल हैं मैम। एक तो है कि मैं हर एक 4 to 5 ईयर में एक फॉरेन ट्रिप चाहता हूँ जिसमें 3 to 4 लाख एवरी 5 ईयर मेरे को चाहिए। और एक मेरे को मेरे बेटे की शादी के लिए 25 साल के होराइजन के लिए स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाना है, ठीक है। तो एक मैं थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरा अभी एनपीएस में अराउंड 11,000 पर मंथ डिपॉजिट हो रहा है, तो रिटायरमेंट के लिए मेरे को कोई और फंड ऐड ऑन करने की जरूरत है कि नहीं है? बस ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ हेमंत जी जुड़े हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो जैसे कि गगन जी ने बताया, इनके लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हर 5 साल में इन्हें अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए विदेश में यात्रा करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए चाहिए होंगे। बेटे की पढ़ाई के लिए भी इन्होंने लक्ष्य भेजा हुआ है 30 लाख का, बेटे की शादी के लिए 1 करोड़ का। और उसके अलावा ये बताते हैं कि जल्द ही इनका प्रमोशन भी होने वाला है, तो ऑब्वियसली सैलरी बढ़ जाएगी। चाहते हैं कि और बढ़ाया जाए या नहीं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने कोटक का 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ, और मैक्स लाइफ का इनके पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तो बाकी आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से ये अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं? आई थिंक अभी तक जो इन्होंने प्लान किया वो काफ़ी अच्छा प्लान किया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इनके इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के बारे में,
उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा रिस्क मैनेजमेंट की। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होना चाहिए। और जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उसके, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक जो इमरजेंसी फंड रहता है। ये भी ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस भी लें और साथ में प्रोडक्ट भी आपका सही होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, इनकी इनकम देखते हुए इन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो टर्म प्लान लिया, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, जो सम एश्योर्ड है वो भी बिल्कुल सही है। तो आई थिंक वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया है, लेकिन सम एश्योर्ड जो है वो 5 लाख है। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि इन 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये इसको बढ़ा के करीब 8 या 10 लाख कर ले। थोड़ा सा उसको बढ़ा दें तो वो मुझे लगता है ठीक रहेगा। इसकी इनकी एज पे इस समय करेंगे तो आई थिंक प्रीमियम भी सही रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर लें। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता जैसे जो इन्होंने डिटेल दिया उसमें इनके पास एक इमरजेंसी फंड है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लीजिए कभी कुछ पैसे की ज़रूरत हो तो बिना अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब किए आप इस इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल के, और ये इमरजेंसी फंड जो है किसी लिक्विड फंड के अंदर डालिए ताकि उसमें वॉलेटिलिटी देखने को आपको ना मिले। तो अगर ये 2 चीज़ें आप कर लें तो मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल सही रहेंगे। अब आपके गोल्स की बात करते हैं। पहला गोल आपने कहा कि आपको हर 5 साल के बाद 3 से 4 लाख की ज़रूरत पड़ेगी एक फॉरेन ट्रिप के लिए। तो मैं अगर ये 4 लाख का आपका टारगेट मान के चलूँ और हर 5 साल के बाद अगर आपको ये पैसा चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप जो हाइब्रिड फंड्स हैं, इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, उनमें इन्वेस्ट करें। अगर आप 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो 10% की अगर मैं रिटर्न मान के चलूँ तो अपने गोल तक आप पहुँच पाओगे। तो यहाँ पे 2 फंड मैं आपको बताता हूँ, उनको आप कंसिडर कर सकते हो। एक SBI इक्विटी एंड डेट है और एक मिराई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। तो ये एक हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनके जो सन की एजुकेशन के लिए जो पैसा है, ये जो इनके पास ELSS फंड है, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, उसको उन्होंने अलाइन किया। वो भी बहुत ही अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है ELSS को अगर आप लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करें तो बिल्कुल सही है। आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख की इसमें, और जो SIP आप कर रहे हो, मुझे लगता है जब तक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो करीब 36 लाख रुपए का कॉर्पस आप बना सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है करीब 30 लाख, तो आई थिंक वहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप तीसरा जो गोल है आपका, जो मैरिज के लिए आपको 1 करोड़ चाहिए 25 साल के बाद, तो करीब 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलूँ तो आपको 5,500 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे एक फंड की बजाय मैं चाहूँगा कि 2 फंड आप दें, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और SDFC मिड कैप। ये 2 फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे 25 साल तक तो डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। चौथा, इन्होंने कहा कि NPS है। देखिए, NPS तो आपके पास आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो। अगर NPS के अलावा आपको कुछ ज़रूरत है कि नहीं, आई थिंक उसके लिए थोड़ी और डिटेल लगेगी कि आपके और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, आपकी जो आगे ग्रोथ है वो किस तरीके से होने वाली थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इनकी प्रमोशन होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि इनकम भी बढ़ेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको थोड़ा आगे जाके थोड़ा एनालाइज करें। NPS एक अच्छी ऑप्शन है, बट मुझे लगता नहीं कि शायद उससे पूरा आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस पूरा होगा। तो शायद आगे जाके आप कुछ और इन्वेस्टमेंट ऐड कीजिए, जैसे ELSS कर सकते हैं अगर टैक्सेशन की ज़रूरत है, या फिर नॉर्मल इक्विटी फंड है। तो आई थिंक ये चीज़ अगर आप ध्यान रखें, और बाकी जो गोल्स मैंने आपको बता दिया किस तरह से अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से हेमंत जी आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक, अगर आप उसी तरह से चलेंगे तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और एक खास चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे कि हेमंत जी ने कहा, हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ाकर करीब 10 लाख रुपए कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका परिवार जो है वो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षित रहेगा। आज हम म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड्स के बारे में, और हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी जी जुड़े हुए हैं। तो हेमंत जी से हम जरूर जानेंगे कि उनके पसंदीदा लिक्विड फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स कौन से हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फेसबुक के जरिए आए हुए सवालों को शामिल कर लेते हैं। हेमंत जी, जयदीप अग्रवाल हमें फेसबुक के जरिए लिख रहे हैं, ये 25 लाख रुपए जो है 90 दिनों के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि किस फंड में निवेश किया जाए और उसके साथ ही उस पर कितना रिटर्न इन्हें हासिल हो सकता है। देखिए, आई थिंक इसमें बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा कि 90 दिन तक इनको इन्वेस्ट करना है, और हमने पहले अभी शो में बात की कि 90 दिन का अगर आपका टाइम होराइजन है तो लिक्विड फंड काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये पैसा 90 दिन के बाद चाहिए, तो आप नहीं चाहेंगे कि इसमें किसी तरह की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले, और साथ ही आप ये भी चाहेंगे कि जो रिटर्न अमूमन आपको मिलता है सेविंग बैंक से या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से, उससे अगर आपको बेहतर रिटर्न मिले, तो मुझे लगता है लिक्विड फंड जो है काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी। उसमें लिक्विडिटी बनी रहेगी और रिटर्न भी आपको थोड़ा बैंक से थोड़ा बेहतर मिल सकता है। तो इसी के साथ आप अपने पसंदीदा लिक्विड फंड्स भी बता दीजिए जो इनके भी काम आ जाएंगे। जी देखिए, मैं 2-3 फंड लिक्विड फंड कैटेगरी में बताता हूँ। एक आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड है, एक्सिस लिक्विड फंड, और तीसरा फंड जो है वो रिलायंस लिक्विड फंड। ये 3 लिक्विड फंड हैं। लिक्विड फंड के रिटर्न में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जनरली अगर आप रेंज की बात करें तो 6 या 7% के रेंज में आपको इन फंड से रिटर्न मिल जाएगी। तो इनमें से कोई भी एक फंड आप लेके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो।
बिल्कुल, तो इन तीनों फंड्स में से आप जयदीप जी कोई भी एक फंड चुन सकते हैं और अपना पैसा जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। एक सवाल और भी हमारे पास आया हुआ है हितेश का, ये जानना चाहते हैं कि आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड क्या एक आर्बिट्राज फंड है, और अगर हाँ तो क्या इसमें लमसम निवेश किया जा सकता है? जी नहीं, ये बैलेंस एडवांटेज फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्विटी में होती है। जनरली 40 to 50% जो इक्विटी में रहती है और 20 से 25% जो है वो आर्बिट्राज में रहती है, और बाकी जो पैसा है वो डेट में रहता है। क्योंकि इक्विटी और आर्बिट्राज का जो टोटल है वो 65% के ऊपर रहता है, तो इनकी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी फंड की मानी जाती है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि 40 to 50% पैसा जो है इक्विटी में है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उसका असर जो है इस फंड के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए 3 से 5 साल है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में हो, एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपको एक हेल्दी रिटर्न मिले, तो आप आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांस को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। अब इसमें अगर आपके पास एक लमसम पैसा है और आपको लगता है कि इसके बाद आप पैसा और इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो ये भी आप कर सकते हो कि शायद 50-60% पैसा जो लमसम लगाइए और बाकी जो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से भी आप पैसा लगा सकते हैं। यानी उसमें आप जो आईसीआईसीआई का लिक्विड फंड है उसमें इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ से हर महीने जो है कुछ पैसा यहाँ पे डाल दीजिए। तो स्ट्रैटेजी वाइज आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो अगर आपका टाइम होराइजन बहुत क्लियर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है इसमें तीनों है, आर्बिट्राज भी है, इक्विटी भी है और डेट भी है। बिल्कुल, तो इसके साथ ही हितेश जी ये भी जानना चाहते हैं कि आप उन्हें कुछ अपने पसंदीदा आर्बिट्राज फंड्स भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, 3 फंड बता रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड है, रिलायंस का इक्विटी आर्बिट्राज फंड है और आईडीएफसी का जो आर्बिट्राज फंड है। ये 3 फंड हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज चलूँ तो मैंने देखा है काफ़ी समय तक जो कोटक का जो इक्विटी आर्बिट्राज फंड है वो उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन बाकी 2 फंड भी अच्छे हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक फंड चुन के अगर आपको आर्बिट्राज फंड में डालना है तो पैसा लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो हेमंत जी ने 3 फंड्स का जिक्र किया है जो उनके पसंदीदा आर्बिट्राज फंड्स हैं, जिनमें कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, रिलायंस आर्बिट्राज फंड और आईडीएफसी आर्बिट्राज फंड शामिल है। तो इनमें से आप कोई भी फंड जो है वो चुनकर उसमें निवेश भी कर सकते हैं। खैर, एक सवाल और हेमंत जी हमारे पास आया हुआ है ईमेल के जरिए, उसे भी शामिल कर लेते हैं। अंकित गंभीर है, लिखते हैं इनकी उम्र 34 साल है और ये म्यूचुअल फंड्स में पिछले 1 साल से जो है निवेश कर रहे हैं। इन्होंने इसके साथ ही 50 लाख रुपए का अपना टर्म प्लान भी लिया हुआ है। साथ ही इन्होंने अपने परिवार के लिए 5 लाख का करीब मेडिक्लेम लिया हुआ और 5 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं, जिनमें एक्सेस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है, एक्सेस फोकस 25 फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इनके फंड्स का चुनाव जो है सही है या फिर किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि फिर मैं शुरुआत करना चाहूँगा रिस्क मैनेजमेंट से। इन्होंने कहा इनके पास टर्म प्लान है 50 लाख से। इन्होंने कहा नहीं कि इनकी इनकम कितनी है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सम एश्योर्ड बराबर है कि नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, स्ट्रैटेजी अच्छी है। अपने एटलीस्ट थंब रूल होता है कि 10 से 12 टाइम जो है आपके एनुअल इनकम का आपको सम एश्योर्ड होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी इनके पास 5 लाख है, यहाँ भी मेरी सलाह इनको रहेगी कि इसको 10 लाख कर लें तो अच्छा है। और इन्होंने जो एक इमरजेंसी फंड बनाया है वो सही किया है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है वो बैलेंस एडवांटेज फंड में की है। जैसे मैंने अभी कहा कि उसके अंदर अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो इक्विटी में है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक इमरजेंसी फंड के लिए ठीक नहीं है। हमने कुछ लिक्विड फंड्स की बात की, मैं चाहूँगा कि आप उन लिक्विड फंड में से एक फंड लें तो आपका इमरजेंसी फंड, क्योंकि वो लिक्विडिटी पूरी बननी चाहिए और उसके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए। तो एक तो ये चेंज कर लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि एक्सेस का जो चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान जो इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 12 साल तक इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, तो आपको करीब 32 लाख का कॉर्पस आप बना पाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इसकी जगह एक इक्विटी जो फंड है, मान लीजिए जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन हो, जैसे एक फंड का मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, मिराई का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें, उसके अंदर सिर्फ आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हो, तो रिटर्न जो है इस फंड से आपको बेहतर हो सकती है। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट जो आप करें तो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। इनका जो वेल्थ क्रिएशन का जो गोल है, अगर ये कंटिन्यू करते रहें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो करीब 20 लाख तक पहुँच पाएंगे। और रिटायरमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2000, वो भी अगर ये कंटिन्यू करें तो 20 लाख का इनका जो है कॉर्पस बनेगा। मुझे नहीं लगता कि 20 लाख का कॉर्पस इनके रिटायरमेंट के लिए ठीक होगा, तो डेफिनेटली इनको अपने टारगेट को रिकंसीडर करने की जरूरत है। और वहाँ पे जो फंड है इनके पास आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड, उसके बजाय में मैं चाहूँगा कि इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा फंड रखें, तो वहाँ पे उनको बेहतर रिटर्न मिल सकती है। और एजुकेशन के लिए जो पैसा इनको चाहिए, अगर ये कंटिन्यू करें इन्वेस्टमेंट को, तो उसमें करीब 40 लाख का जो है कॉर्पस बन पाएगा। एक चीज़ मैं इनको यहाँ पे कहना चाहूँगा,
हर गोल के लिए उन्होंने एक फंड रखा है। मेरा ये मानना है कि कम से कम 2 फंड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फंड भी नहीं चाहिए, लेकिन 2 फंड चाहिए, ताकि अगर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के फंड में इन्वेस्ट करो, डिफरेंट एलोकेशन के हिसाब से जाएं, तो हो सकता है कि एक फंड कुछ समय तक या लंबे समय तक परफॉर्म ना करे। तो ऐसा नहीं हो कि पूरा पैसा आपने एक फंड में डाला और पूरा पोर्टफोलियो ही आपका काम नहीं कर रहा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए, एक फंड और ऐड कीजिए सब गोल्स के अंदर, ताकि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले, और जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट एक फंड किसी भी मार्केट सिनेरियो में वो परफॉर्म करता रहेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं अंकित जी कि जैसा कि हेमंत जी ने सलाह दी है आप उसे फॉलो करेंगे और उसके ज़रिए आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और रिटायरमेंट के जो लक्ष्य को एक बार फिर से ज़रूर उस पर गौर करिएगा, क्योंकि निवेश से केवल 20 लाख रुपए ही जमा हो पाएंगे, जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को लिक्विड और आर्बिट्राज फंड से जुड़ी तमाम बारीकियाँ समझाने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।